नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत एक बड़ी जो बात हुई है, YSRTP यानी YSR तेलंगाना पार्टी की संस्थापक और प्रमुख YS शर्मिला ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। अभी जो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष YS शर्मिला ने अपने पार्टी YSR तेलंगाना पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और कांग्रेस को ज्वाइन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की मजबूती के लिए दक्षिण भारत में काम करेगी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह कांग्रेस को मजबूत करेगी। अभी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले YS शर्मिला का कांग्रेस ज्वाइन करना, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उस पर बातें करेंगे। यह अब सवाल उठा कि YS शर्मिला है कौन। YS शर्मिला के क्या जो मैं परिचय दूंगा, उसी परिचय से ये पता कहीं ना कहीं चल जाएगा और आपको यह भी आभास हो जाएगा कि YS शर्मिला क्यों इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश की राजनीति में, तेलंगाना की राजनीति में और दक्षिण भारत की राजनीति में। इस बार जो तेलंगाना की विधानसभा की चुनाव हुई थी, उस चुनाव में YSR तेलंगाना पार्टी जो शर्मिला की पार्टी थी, उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, चुनाव नहीं लड़ा था। उनका कहना था कि अगर ये तेलंगाना पार्टी अपनी कैंडिडेट खड़ी करती है तेलंगाना में, तो हो सकता है कि कुछ वोट कटेंगे और उस कटने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। साथ ही साथ YS शर्मिला ने पार्टी में ज्वाइन के साथ ही जो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाना, तो खैर और साथ ही, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण इससे भी ज़्यादा जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वह सबको लेकर चलती है, इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और मैं कांग्रेस में रख के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करूंगी। और जिस प्रकार मणिपुर में जो हिंसा हुई, मणिपुर में जिस प्रकार जो घटनाएं घटी, उससे कहीं कहीं मैं आहत हूं और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस के साथ मिलकर सबके लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समूह के लिए कांग्रेस काम करती है, तो मैं कांग्रेस के साथ मिलकर सभी वर्गों और सभी समूह के लिए मैं कार्य करूंगी, ये YS शर्मिला ने कहा। और YS शर्मिला, अब सवाल है कि YS शर्मिला के पार्टी ज्वाइन करने, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ज्वाइन करवाया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष उन्होंने ज्वाइन कराया। इसके पूर्व भी सोनिया, राहुल और शर्मिला के बीच कहीं न कहीं बातें हो चुकी हैं थी और तेलंगाना पार्टी में इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया दक्षिण भारत के राजनीति के लिए एक बड़ी खबर थी। क्यों बड़ी खबर थी, मैं इस पर आऊँगा अभी कि क्यों बड़ी खबर थी, ये मैं पूरी बात जब बताऊँगा कि YS शर्मिला कौन है। क्योंकि उत्तर भारत के जो आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, झारखंड, बिहार, यूपी या उत्तर भारत के जो वोटर्स हैं, दक्षिण भारत की राजनीति से थोड़ी से दूरी है उनकी और कम जानकारी भी रखते हैं वहाँ के बारे में। तो वोटर्स में आम लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक्टिव है तो वो तो जानकारी उन्हें होगी ही। तो वो किस प्रकार दक्षिण भारत के राजनीति में चेंज आया, और दक्षिण भारत में 131 लोकसभा की सीटें हैं और 131 जो लोकसभा की सीटें हैं, उन लोकसभा सीटों के मद्देनजर किस प्रकार YS शर्मिला महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि YS शर्मिला को दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के लिए उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों के लिए प्रभारी बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की, उसका हम लोगों ने प्रभाव दक्षिण भारत में देखा। बीजेपी का वहां सफाया हो गया और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में एक बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, और कर्नाटक के बाद जो तेलंगाना और कर्नाटक में जो बड़ी जीत मिली है, उस बड़ी जीत के बाद YS शर्मिला का YSR तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय करना और उनका कांग्रेस के लिए
जो अब वो प्रचार करेंगी और कांग्रेस के लिए जो काम करेंगी, यह कितना और कांग्रेस को मजबूती दे पाएगा, यह महत्वपूर्ण है। और इस घटना की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हुई, मैं इसलिए भी कर रहा हूं, इसी से इंपॉर्टेंट पता चलता है कि क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हुई। कांग्रेस की मजबूती के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी चर्चा नहीं करता। चर्चा हुई दक्षिण भारत में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दोनों लगातार दक्षिण भारत पर भी फोकस हो रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। और उत्तर भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जब से शुरुआत की घोषणा हुई है, तो अब उत्तर भारत में जब शुरुआत हुई है तो हिंदी पट्टी के राज्यों से सबसे ज़्यादा यह यात्रा गुजरेगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए मध्य प्रदेश, हिंदी पट्टी के राज्यों से यह सबसे ज़्यादा यात्रा गुजरेगी। तो निश्चित रूप से उत्तर भारत जो बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी मजबूत है, वहां पर राहुल गांधी एजेंडा तय करेंगे 2024 के चुनाव के लिए, और वहां बीजेपी के गढ़ में जाकर वो सेंधमारी करेंगे, बीजेपी गढ़ में जाकर वह इनके बीजेपी को चुनौती देंगे। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी खड़ी होंगी, बिहार आ जाइएगा तो नीतीश कुमार खड़े होंगे, झारखंड जेएमएम खड़े होंगे, यानी रीजनल पार्टी जो इन क्षेत्रों में मजबूत है। उत्तर प्रदेश जाइए तो समाजवादी पार्टी खड़ी होंगी। अगर इन जगह पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और रीजनल पार्टी दोनों का एक साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में बीजेपी का गढ़ टूट सकता है, उनकी सीटें 100 कम हो सकती है। उत्तर भारत में 100 सीटें अगर कम हो जाती हैं, 70 से 80 सीटें भी कम हो जाती हैं, दक्षिण भारत में भाजपा कहीं न कहीं काफी बैकफुट पर स्थिति में है, तो लोकसभा 2024 का गणित बदल सकता है। उन तमाम प्रयासों के बावजूद बदल सकता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो अब विधेयक बिल आई है और नियुक्ति की जो प्रक्रिया के लिए जो कानून बने, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव की नियुक्ति की जो प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो घटनाक्रम घटी है, और जिस प्रकार से लगातार बातें हो रही हैं संस्थाओं की निष्पक्षता की, चुनाव की निष्पक्षता की, इन सारी चीजों पर जिस प्रकार सवाल उठ रहे हैं, उसके बावजूद सारे मिशनरी, सारे ताकत लगाने के बावजूद 70 से 80 सीट अगर उत्तर भारत में घटती है, यानी कि उन रीजन में जहां से जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी और रीजनल पार्टी अगर सहयोग करती है, यानी इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ती है, तो 70 से 80 सीट भी घट जाती है, तो लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा, उन तमाम तरीका अपनाने के बावजूद भी हो सकता है कि बीजेपी सत्ता से दूर हो जाए। खैर, मैं यह वीडियो जो है फोकस कर रहा हूं कि क्यों मीडिया ने, मोदी जी अभी तमिलनाडु गए तो वहां उसकी मीडिया ने चर्चा की, लेकिन वाईएस शर्मिला जो ज्वाइन की, मैंने कांग्रेस को बिल में अपनी पार्टी का विलय किया, उसकी चर्चा नहीं की। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं वाईएस शर्मिला के बारे में बताता हूं कि वाईएस शर्मिला है कौन। वाईएस शर्मिला वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है, और जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से ही अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी वाईएसआर कांग्रेस, और वाईएसआर कांग्रेस अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता में है। जगन मोहन रेड्डी वहां पर आंध्र प्रदेश में अभी सीएम है, उनकी अब बहन है। और वाईएसआर कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने, जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहन वाईएस शर्मिला ने बहुत ही मेहनत की थी, और काफी महत्वपूर्ण उनके प्रयास थे। कैसे प्रयास उनके महत्वपूर्ण हो जाते हैं जगन मोहन रेड्डी की राजनीतिक की उड़ान में, मैं दो बातों का जिक्र करता हूं। वाईएस शर्मिला ने बस यात्रा किया था 2012 में, जब जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस बनाया अलग होके, तो वहां पर 2012 में उन्होंने यात्रा शुरू किया। 300 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने की थी, और ये 300 किलोमीटर की पद यात्रा जो वाईएस शर्मिला ने की थी, उसके वजह से जगन मोहन रेड्डी और उनकी राजनीतिक स्थापित हुई आंध्र प्रदेश में, और उसमें बहुत बड़ा योगदान था वाईएस शर्मिला का। पहला ये। दूसरी बातें मैं बताता हूं। 2019 में जब विधानसभा चुनाव थी आंध्र प्रदेश में, तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वहां चूंकि तत्कालीन जो सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, उनके खिलाफ वाईएस कांग्रेस चुनाव लड़ी, और फिर से एक बार वाईएस शर्मिला ने बस यात्रा निकाली,
जो कि लगभग 1553 किलोमीटर चली थी। और उस यात्रा का नारा था प्रजा थेरपू बाय बाय बाबू। उस बस यात्रा का ये था कि प्रजा थेरपू बाय बाय बाबू। और इस बस यात्रा की भी सफलता कहिए, जनाधार कहिए, बढ़ाया। और फिर से एक बार जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को हराकर अपनी सत्ता में आए और जगन मोहन रेड्डी वहाँ के भी वर्तमान में सीएम है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जगन मोहन रेड्डी का एक मजबूत स्तंभ थी वाईएस शर्मिला। पद यात्रा पहले 300 किलोमीटर, फिर 1553 किलोमीटर बस यात्रा के दौरान आंध्र प्रदेश की राजनीति में, तेलंगाना की राजनीति में इन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई है, अपनी एक इन्होंने छाप छोड़ी है और एक इनका नाम है, नेम है, फेम है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इनका कांग्रेस के साथ काम करने की बात करना, कांग्रेस में विलय होना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मीडिया ने इतनी बड़ी खबर इसलिए छुपाई कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, गैर जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है। वहां पे ये बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं है, इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा कांग्रेस का। इस तरह की मेन स्ट्रीम मीडिया का एक कहीं ना कहीं मोटो होता है कि कांग्रेस के से जुड़ी घटनाओं के महत्व को कम करके दिखाना। अभी भारत न्याय जो जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चालू हो रही, उसके महत्व को कम करके दिखाने की प्रक्रिया आईटी सेल या जो भी जितने भी तरह के हैं, तमाम तरह के मिशनरी लग चुकी है कि इसके महत्व को कम दिखाने की। तो इससे कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। चलिए इस पर मैं फिर कभी बातें करूंगा, फिर और आगे बताता हूं और क्यों इंपॉर्टेंट है। वाईएस शर्मिला कौन है? मैंने तो भाई बताया कि जगन मोहन रेड्डी की बहन है, लेकिन ये जगन मोहन रेड्डी और वाईएस शर्मिला दोनों है कौन भाई? इस पर मैं चर्चा आता हूं। यह कांग्रेस के पूर्व सीएम, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे और 2004 के जो चुनाव हुई थी, यानी लोकसभा में जो कांग्रेस सत्ता में आई, 2004 में आई, फिर 2009 में आई, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सत्ता में आई थी, उस दोनों के जीत में वाईएस शर्मिला के पिता का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और इनके पिता थे वाईएस राजशेखरा रेड्डी। वाईएस राजशेखरा रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे और बड़े नेता रहे दक्षिण भारत के, और उनकी एक तरफा तूती बोलती थी दक्षिण भारत के राजनीतिक में और आंध्र प्रदेश में। जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, संयुक्त था, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना संयुक्त राज्य था, उसके वो मुख्यमंत्री थे। और सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि इस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कि हीरो कौन है? वाईएस राजशेखर रेड्डी। उसके बाद कुछ कारण रहे हैं, फिर उनके पुत्र कुछ कारणों से के कारण अपनी अलग पार्टी बना ली, जो भी घटनाक्रम है। लेकिन फिलहाल उनकी एक पुत्री वाईएस शर्मिला कांग्रेस के साथ आ चुकी हैं। उनकी पार्टी तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, वाईएस राजशेखर रेड्डी की पत्नी विजयम्मा और वाईएस शर्मिला की मां, यानी वाईएस शर्मिला की मां विजयम्मा ने बेटी को समर्थन कर दिया है और वाईएस शर्मिला के साथ उनकी मां भी आ खड़ी हुई है, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। अब है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन कब हुआ था, क्या बातें हुई कि भाई से क्यों मतभेद हुआ, बहन को जगन मोहन रेड्डी से आखिर क्यों मतभेद हुआ वाईएस शर्मिला को? तो वाईएस शर्मिला ने 8 जुलाई को वाईएस राजशेखरा रेड्डी की जन्मतिथि थी। उसी दिन वाईएसआरटीपी यानी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया वाईएस शर्मिला ने। फिर उनकी मां विजयम्मा भी इनके साथ आ गई। इन्होंने स्पष्ट कहा कि तेलंगाना में कोई जनाधार नहीं है वाईएसआर कांग्रेस का, इसलिए मैं तेलंगाना में काम करूंगी। और कहीं ना कहीं इसने यह भी कहा कि मेरे कुछ मतभेद हैं कुछ मामलों में। और अभी जिस प्रकार ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस और कांग्रेस में अपनी तेलंगाना पार्टी के विलय करने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबको लेकर चलती है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वहां सभी समूह के लिए काम करती है, सभी वर्गों के लिए काम करती है और कहीं ना कहीं मुझे सभी वर्गों के लिए ही काम करना है। तो ये सारी बातें, यानी 2021 में जिस वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के गठन हुआ था, उसके गठन करने वाले जो संस्थापक थे, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वाईएस राजशेखरा रेड्डी की वो बेटी हैं। उनकी मां विजयम्मा ने भी वाईएस शर्मिला को समर्थन दे दिया है। अब यह देखना है कि आगे वाईएस शर्मिला, उनकी मां विजयम्मा और कांग्रेस तीनों मिलकर क्या गुल खिलाते हैं दक्षिण भारत की राजनीति में। निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 दोनों
कि पहले यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो दक्षिण भारत में हुआ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। ये एक महत्वपूर्ण जो बातें थी। अब लेकिन सवाल फिर वही है कि उत्तर भारत के जो वोटर्स हैं, जो कि लोग हैं, उन तक तो न्यूज़ कैसे पहुंचेगी दक्षिण भारत की? लेकिन मीडिया चर्चा करेगी तब ना। मीडिया में चर्चा नहीं, या चर्चा भी हुई तो हल्की फुल्की कहीं कोना में चर्चा हो गई, लेकिन पूरे चर्चा हुई। लेकिन पूरा जिस प्रकार से कि तमिलनाडु जो गए थे, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु जो गए थे, और तमिलनाडु जाने के बाद जिस प्रकार हैशटैग चला गया, जिस प्रकार से बातें कही गई, जिस प्रकार से उसको हाईलाइट किया गया, जिस प्रकार से चीजें बन की गई, उस प्रकार से इस घटना की चर्चा नहीं की गई। ये महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, और लगातार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से YSR तेलंगाना पार्टी, YS शर्मिला और उनकी मां का समर्थन विजय अम्मा, तीनों के आने के बाद, एक साथ आने के बाद, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत के बाद, केरल में 15 सीटें हैं लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास, चूंकि केरल से चुनाव खुद राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ा था, उसके बाद लोकसभा सीटें भी अधिक से अधिक कांग्रेस वहां जीती थी। निश्चित रूप से दक्षिण भारत में भाजपा मजबूत हुई है। अगर महाराष्ट्र में बेहतर गठबंधन होता है, बेहतर तरीके से चुनाव शिवसेना और कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी लड़ती है, तो निश्चित रूप से पूरा दक्षिण भारत में कहीं न कहीं मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ सकता है मजबूत, और 131 सीटें दांव पे हैं, और निश्चित रूप से इन्हें फायदा होगा, क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन भी एक मजबूत क्षेत्रीय छत्रप है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को वहां मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए वहां 2, 4, 5, 10 सीटें बढ़ जाए, यही काफी है। निश्चित उत्तर भारत में बीजेपी फोकस है, और उत्तर भारत के राजनीति का केंद्र बिंदु अभी अयोध्या बना हुआ है। उत्तर भारत के राजनीति का केंद्र बिंदु अयोध्या है। अब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन के बाद चुनाव कब होते हैं, यह महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2024 कब होते हैं? क्या अपने तय शेड्यूल पे होते हैं या तय शेड्यूल से कुछ पहले होते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है कि तय शेड्यूल पे हो या तय शेड्यूल से पहले। अप्रैल में चुनाव होने हैं, कुछ पहले भी हो सकते हैं। तो अब 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, यह सभी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है और अच्छा है, और हमारे हिंदू समाज के आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। मेरी भी आस्था हिंदू समाज में है, और राम सबके हैं, राम में मेरी आस्था है। लेकिन मैं कभी अपने भगवान, कभी इष्ट देव के नाम पर मैं कभी राजनीतिक नहीं करता हूं, ना राजनीतिक मैं करना पसंद करता हूं, या कोई राजनीति करता है तो उससे भी मैं नापसंद करता हूं। तो मंदिर सबके हैं। मंदिर से जुड़े हुए जो न्याय ट्रस्ट है, जो भी वहाँ पर ट्रस्ट है, जिन्होंने प्रबंधक ट्रस्ट है, उन सभी को धन्यवाद, मेरा शुभकामनाएं हैं कि बेहतर तरीके से राम मंदिर की स्थापना हो, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो, और ये सबों के लिए हो, आम लोगों के लिए हो, गरीबों के लिए हो। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर गरीबों के यहाँ वास करते हैं। अब ये सिर्फ कहा जाता है या सच में गरीबों के यहाँ वास करते हैं, ये आगे देखना होगा। भारत में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, और कहीं न कहीं गरीबी और भूखमरी। अभी एक ताजा रिपोर्ट जो आई है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुपोषण को लेकर, भारत में काफी कहीं न कहीं कुपोषण को लेकर भी रिपोर्ट आई है भारत में। तो इन सब चीजों पर भारत को काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत की राजनीति, जहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का केंद्र बिंदु आ चुकी है, उसके बाद जो बीजेपी अपनी रणनीति चलेगी कहीं न कहीं बीजेपी इन चीजों को कोशिश कर रही है कि मैंने कराया, तो चलिए आपने कराया, आपको भी धन्यवाद। मैंने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के केंद्र में जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता जिला लेवल से केंद्र लेवल तक लगे हुए हैं, तो एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये मैंने कराया। चलिए ठीक है, मैंने कराया। निश्चित रूप से ये एक आंदोलन, लंबी प्रक्रिया थी, आंदोलन चली, और कहीं न कहीं कांग्रेस का हमेशा राजीव गांधी के कार्यकाल में हो, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हो, कांग्रेस का पॉजिटिव रुख रहा है कहीं भी। तो अब ये आगे देखना होगा कि उत्तर भारत की राजनीति, दक्षिण भारत की राजनीति तो सेट हो चुकी है। निश्चित रूप से वहां कांग्रेस फ्रंट पर खेलेगी, और सारे क्षेत्र छत्रप के साथ गठबंधन करके कहीं न कहीं वहां पॉजिटिव रहेगी इंडिया गठबंधन वहां। लेकिन उत्तर भारत में जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, और उत्तर भारत में यूपी में जैसे जैसे यात्रा पहुंचेगी, तब देखना होगा कि क्या होता है और बीजेपी के रणनीतिकार क्या कदम उठाते हैं। बीजेपी के सीएम असम हेमंत बिस्वा
असम में क्या बाधाएं उत्पन्न करते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। फिर यूपी जाने के बाद वहां के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा चलेगी। जब जैसे जैसे यूपी पहुंचेगी या पूरे यूपी से गुजरेगी या सबसे ज्यादा यूपी से गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यह और इंडिया के जे लाइन से समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अगर ये गठबंधन एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, इस यात्रा और इस क्षेत्रीय क्षेत्रों के बीच समन्वय सही रहती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 80 से 90% बीजेपी की घट सकती है। दक्षिण भारत के लिए 80 से 90 सीट जहां बीजेपी की नीचे गई, बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। आगे की राजनीतिक दिलचस्प होगी। आप बने रहे मेरे यूट्यूब मंच से, और हम लोग लोकसभा 2024 के मद्देनजर चुनाव के जो है उस पर हम लोग निगाहें रखेंगे। अपनी पेनी निगाह में के साथ मैं आपसे बातें करता रहूँगा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होगी, हम लोग बातें अपना आगे बढ़ाते रहेंगे। और एजेंडा 2024 का जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ, इस पर लगातार वीडियो लेते रहा हूँ, और एजेंडा 2024 के तहत ये दूसरा सीरीज है, और आप लोग इसे सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब मंच से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।